उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संभाजीनगर महाराष्ट्र में एसबी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में 22 फरवरी 2025 को एक स्टेटमेंट दिया, जो प्रीवियस ईयर्स में भी इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जिससे बीपीएससी क्वेश्चन दिया था। लेकिन इस बार के स्टेटमेंट में उन्होंने यह कहा है कि न्यायपालिका और संसद दोनों के बिंदुओं को उन्होंने उजागर किया। इन्होंने संविधान जागरूकता सर्वेक्षण का उद्घाटन के समय बताया तो मूल केंद्र में संविधान थी। इस पर कहा गया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को संविधान की, उन्हीं के शब्दों में, परिभाषित करने का किसी वस्तु को अधिकार है और परिभाषित करने का वो वातावरण बना सकता है, एक आवरण तैयार करेगी। संसद का काम उन्होंने बताया कि संसद का अधिकार है कि संविधान बदलने का, ये बदलने शब्द ठीक नहीं है, संसद का काम है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, क्योंकि भारत का संविधान परिवर्तनशील संविधान है। तो संविधान को ही आधार बना के हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो बदलने का अधिकार नहीं, उसको संशोधन शब्द यहाँ उचित होना चाहिए। यह धनखड़ साहब का व्यवस्था में या तो कहीं विचार में रह गया या बोलने के क्रम में ऐसा बताए, लेकिन उनका यही विचार रहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अब दोनों की बात को देखिए। न्यायपालिका बहुत बातों को परिभाषित किया है जो संविधान सभा ने परिभाषित नहीं किया, उसके कुछ बिंदुओं को आगे बढ़ाया। ये न्यायपालिका का अपना धर्म भी है। परिभाषा के क्रम में उन्होंने ज्ञात किया कि जैसे लाभ का पद परिभाषित नहीं था, जीविकोपार्जन परिभाषित नहीं था, जीवन का अधिकार ये परिभाषित नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने किया और जीवन के अधिकार को उन्होंने व्याख्या भी किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के अनेक तत्वों में उनकी व्याख्या किया, जिस व्याख्या का आधार पर उनका निर्णय संविधान सम्मत कहा गया। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और इसी परिभाषा के कारण सुप्रीम कोर्ट को भारत का अभिभावक, भारतीय संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। संसद को संशोधन करने का अधिकार है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस पर विवाद आया। विवाद कैसे आया, इस चीज को देखिए। अब संशोधन पर विवाद क्या रहा है। शंकरी प्रसाद के मामले में और सज्जन सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। यदि हम इसको ऐसे समझा लें तो शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। इसमें उन्होंने कहा था सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख वाद। देखिए, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक समान रहा, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं रहा। इस पर निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, संविधान संशोधन कर सकती है। संशोधन यस यानी कर सकती है। फिर कहा उन्होंने संविधान में संसद संशोधन कर सकती है। संशोधन यस कर दे, कर सकती है। लेकिन मामला फंसता है गोलकनाथ में। गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है और न्यायिक पुनरावलोकन में हम जो कल अधिकार दिए, आज व्यवस्था बदल गई है तो मैं उसको परिवर्तन कर सकता हूँ। इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्याय को फिर से अवलोकन करने का हमें अधिकार है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भारत के स्थान पर लिया गया है कि दिए गए निर्णय, तो कहा कि मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन कर सकती है। अब इस पर कहा कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, यानी इसको पलट दिया, कहा कि नहीं कर सकती है और फिर यह भी कहा कि संविधान में संसद संशोधन
संसद संशोधन नहीं करेगी, यानी इसको सीधे सीधे पलट दिया, नहीं करेगी। यहां कहा यस, यहां कहा नो। अब यहां से तो विवाद के दायरे में आएंगे। तो आखिर संसद अपने आप को एकजुटता हासिल किया और 24वां संविधान संशोधन को पारित किया, जिसमें 24वां संविधान संशोधन में कहा कि संसद जो भी संविधान में संशोधन करेगी, इसमें हस्तक्षेप करने का काम संसद नहीं करेगी, यानी व्याख्या नहीं करेगी संसद। व्याख्या पर ही सवाल खड़ा हुआ और व्याख्या का ही निराकरण करने का सॉल्यूशन ढूंढा संसद और कहा कि आप इसमें किसी प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकते। इस आधार पर आ गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया और फिर संकरी और सज्जन के मामला को शामिल कर दिया। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, सीधा सीधा कह दिया यस कर सकती है। संविधान में संसद संशोधन कर सकती है, यस। फिर ये सबसे बड़ा खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट का रहा, 13 सदस्यीय खंडपीठ रहा। इसमें पूरी संविधान की व्याख्या किया उन्होंने। फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग इसी में माना गया। लेकिन एक बात उन्होंने कहा था कि संविधान के मूलभूत ढांचा में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूलभूत ढांचा में संसद संशोधन नहीं करेगी। यदि मूलभूत ढांचा में संसद संशोधन करेगी तो न्यायपालिका को यहाँ पर हस्तक्षेप करने का राइट बनता है। इस बात को संसद ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन के मार्ग में संसद बाधाएं पैदा करती है। बाधा जैसे कुछ मामला ऐसा रहा, जैसे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की मामला जब राजीव गांधी के सरकार के समय में आया तो उसमें मामला था शाहबानो के मामले को, जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने संसद ने बदल दिया। फिर सायरा बानो की मामला जब मोदी सरकार के रीजन में आया तब सायरा बानो के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय पहल करना शुरुआत कर दी। तो ये तो ठीक है, इसकी व्याख्या हुई कि भारत में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, समाज में एक कानून होनी चाहिए। क्योंकि देश में नागरिक एक हैं तो भारतीय नागरिकता के धर्म के आधार पर एक समाज व्यवस्था, एक परिवार व्यवस्था जब भारत मानती है तो एक कानून होनी चाहिए। यहाँ इसके अनुसार से यह बात चली। धनखड़ साहब का यह भी स्टेटमेंट था कि भारत का संविधान जनता के प्रति रियायता संविधान सभा ने बनाया और इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी, अब हो गया 12 अनुसूचियां हैं। 11 अधिवेशन में संविधान बनी है। 12वां अधिवेशन में अतिरिक्त कार्य था जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे वो 12वां अधिवेशन। तो कुल अधिवेशन ये एक और करते हैं, कुल मिला के 12 अधिवेशन है संविधान सभा का और इसको स्वीकार किया गया। आपसी मतों की सहमति पर खंडन करके विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक समान धारा लाया गया और भारत का संविधान को स्वीकृति, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया। इस संविधान में जो ढांचा हमारी है उसकी संशोधन तो बिल्कुल किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, उसका करने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान के ढांचा में शुरुआत में पढ़ाए थे कि नागरिक को अधिकार है, मौलिक अधिकार में आप ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो नागरिक का धर्म निभाएगा। संसद नागरिक धर्म में मौलिक अधिकार को ज्यादा पलट नहीं सकती है। न्यायपालिका मौलिक अधिकार का संरक्षक है, इसीलिए मौलिक अधिकार का जनता जितना अधिक अपने आप को व्याख्या करने में सफल होती है, मौलिक अधिकार को अपना प्रयोग में लाएगी, यह हमारी देश में राष्ट्रवाद का विकास होगा। यही बात कहना चाह रहे हैं उपराष्ट्रपति जी कि मौलिक अधिकार जितना अधिक मात्रा में हो सके हम लोग उसको प्रयोग करें और जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर एक राष्ट्रवाद का प्रयोग आएगा और राष्ट्रवाद का जब प्रयोग आएगा तो जो भी रोहिंग्या मुसलमान है या बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे भारत में है, इस पर यदि संसद कानून बना रही है तो सही बना रही है और उसको देश के बाहर करना होगा। क्योंकि राष्ट्रवाद को रोकने के लिए यदि कोई मार्ग में अवरोधक तत्व आएगा तो राष्ट्रवाद प्रभावित होगा, तो राष्ट्रवाद प्रभावित नहीं होगा, एक खंडित भारत भी बनेगा। और अखंडता मूलभूत ढांचा में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा का अभी तक पूरा ढंग से व्याख्या नहीं कर पाई है। प्रत्येक जजमेंट में जजमेंट का मूल सार का वह व्याख्या कर रही है। इस व्याख्या के संदर्भ में अब जिस बातों को व्याख्या अब उन्होंने किया है और वो यदि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जजमेंट के बाद जो भी चीज आया है 284 कानून नवीन अनुसूची में
इसकी उसमें से 17 कानून को हटा दिया जाए, तो उस कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर रही है और करने के बाद उससे संसद और न्यायपालिका आमने सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए न्यायपालिका और संसद के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होना लाजमी है। अपने अपने अधिकार की कभी कभी वर्चस्व देखने को मिलता है, लेकिन अतिवाद भारत में होनी नहीं चाहिए। और अखंडता के सवाल पर जो संसद कानून बनाए वो शिरोधार्य है और संविधान सीधे सीधे उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करने का अधिकार को रखती है। अब इसके बाद देखिए, तो कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें प्रस्तावना में पढ़े होंगे, भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता गणराज्य, ये सारी जो न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये हमारी मूलभूत ढांचा है और इस ढांचा में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ढांचा क्लियर हो गया। अब यदि परिवर्तन करेगा तो संविधान का स्वरूप बिगड़ जाएगी। बार बार अमेंडमेंट होने से भी संविधान की ढांचा बिगड़ने का डर होता है, इसलिए संविधान समीक्षा आयोग भी गठन किया गया। 2 बार संविधान समीक्षा आयोग गठन किया। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1972 में स्वर्ण सिंह समिति गठन किया, प्रथम संविधान समीक्षा आयोग। उसी के रिपोर्ट पर 42वां संविधान संशोधन 1976 देश में लागू हुआ, जिसको आदि संविधान संशोधन कहते हैं। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एम.एन. वेंकटचलिया कमेटी गठन किया। इस संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन एम.एन. वेंकटचलिया कमेटी को पार्लियामेंट के पटल पर रखा नहीं गया, वो बात वहीं पर रुक जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो गठन की गई थी स्वर्ण सिंह समिति, उसी के रिपोर्ट पर 42वां संविधान संशोधन 1976 गठन किया गया। अब संविधान के मूलभूत ढांचा में कहीं कहीं बदलाव आया, जिसमें आपातकाल देश में लागू था, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को यहाँ पर कुठाराघात हुआ, यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब 356 के तहत भी कितनी बार ऐसा मामला आया कि सरकार बहुमत में है, वो पंडित नेहरू की सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक देखा गया। इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार में भी आया, जब 2015 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी के रीजन की बात बता रहे हैं। उसमें दोनों सरकार बहुमत में रहने के बाद कांग्रेस की सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला लाया गया, सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या किया, वो सही था, वो संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक मूल्य हमारे मूलभूत ढांचा का हिस्सा है संविधान का। उसमें कहा कि 48 घंटे प्रेसिडेंट रूल हटाया जाए और वहां पर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। फ्लोर टेस्ट में दोनों सरकार बहुमत साबित किया। तो यहाँ पर 356 का भी दुरुपयोग नहीं हो। 1993 बम्बई मामला में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि संसद के दोनों सदन से 60 दिन के भीतर पारित होना चाहिए। आखिर न्यायपालिका अपनी व्याख्या में बहुत कुशलता का प्रयोग किया कि लोकतांत्रिक सरकार की बर्खास्त नहीं हो और एक भारत का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक संस्था है और वह व्यवस्थापिका है, उससे उसकी पुष्टि भी होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 60 दिन के अंदर स्वीकार करना होगा। और संसद को भी सीमा में रखा गया कि 3 वर्ष तक आप प्रेसिडेंट रूल लागू करवा सकते हैं। एक बार करके आप बढ़ाएंगे तो 6 महीने के लिए बढ़ेंगे। 3 वर्ष के बाद यह निर्वाचन आयोग के पास चला जाता है। तो अब यहाँ पर दिया जा गया धनखड़ साहब के द्वारा कि मौलिक अधिकार का प्रयोग जितना अधिक मात्रा में करेंगे उस मात्रा में हमारा राष्ट्रवाद विकास होगा। तो निश्चित है घुसपैठियां और जो देश को तोड़ने का काम कोई करता है तो वहाँ आतंकवाद की जो परिभाषाएं हमारा दिया गया है तो कानून का सहारा लिया जाएगा, उसकी भी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल जाता है। देश के भीतर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी कभी कभी कायम हुई है जहाँ संविधान में जो प्रश्न लाया गया, संविधान में लाया गया, उसकी व्याख्या संसद अपने आधार पर किया। जैसे यहाँ भी एक बहुत बड़ा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जब 370 को सरकार ने हटाया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया। तो नोटिस करना लाजमी है, आपने ये काम किया है तो क्यों किया है, ये किसी पक्ष को नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास नहीं हो तो चुनाव करने का समय भी बताया कि चुनाव भी यथाशीघ्र कराया जाए। तो मूलभूत ढांचा संविधान का किसी व्यवस्था से जुड़ा रहेगा, इसमें संशोधन नहीं होगा। और यह धनखड़ साहब का कहना इसी प्रसंग का ये द्योतक है कि संविधान ने जो बनाया है इसको कोई बदलने का काम नहीं कर सकता है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। ये जनता की देश है और जनता के हित में संविधान बनाई गई है। और संविधान के जो नीति उद्देश्य प्रस्तावना कहती है, उस प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है, उस आत्मा को भावना पर ठेस पहुंचाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। इसलिए भारत में कुछ ऐसा चित्र भी बनाए गए जो संविधान सभा ने बनाया था। जैसे आप सिंधु सभ्यता की मोहर लगाई गई, हिमालय, गंगा, शिवाजी,
गुरु गोविंद सिंह, महात्मा बुद्ध, महावीर, राम, सीता, लक्ष्मण जो वहाँ से लौट रहे हैं लंका से, तो उसका भी चित्र बनाए गए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये चीज़ DPSP पर लाया गया है। स्वास्तिक का निशान है। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा की धरोहर है, ताकि 5000 वर्ष की हिस्ट्री की संस्कृत उसके भीतर लाया गया है। इस संस्कृत जो गुजरा है वह देश गर्व करता है, संविधान उसको आदर्श मानता है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने का अधिकार अब किसी को नहीं है। हालांकि संविधान निर्माती सभा का यदि संविधान पर यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे जो भी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके हमारी संस्कृति को नष्ट किया, अब उस संस्कृति का पुनरुत्थान, उसकी व्यवस्था, किसी की टकराहट नहीं, शांति परम भूषणम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर भारत की शासन व्यवस्था को स्थापित करना है। यही हमारी संवैधानिक व्यवस्था का आलेखन है। इसलिए देश के भीतर श्रेष्ठ है तो भारत का संविधान है, और सरकार के तीनों अंगों में श्रेष्ठ है तो वह व्यवस्थापिका संसद है। 250 अनुच्छेद यह कहता है कि संपूर्ण भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होगा। इसलिए संसद की भी अपनी गरिमा है। यदि उसके चरित्र में कुछ गिरावट आ रही है, उस गिरावट में संशोधन किया जाए। एक बात इसके भीतर और भी था कि 99वां संविधान संशोधन जो मोदी जी लाए थे, इसके पीछे था कि देश में सवाल खड़ा हो रहा था कि न्यायाधीश के 200 परिवार ही न्यायाधीश बन रहे हैं। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के भीतर में कॉलेजियम के स्थान पर लाया जाए, उसके द्वारा नियुक्ति हो। लेकिन इस कानून को रद्द कर दिया गया। 99वां संविधान संशोधन प्रभावी नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में किसी प्रकार का राजनीतिक दखल उचित नहीं है। पहले प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री को न्यायाधीश की नियुक्ति करने में कोई अधिकार नहीं रह गया। हाँ, परामर्श देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति को परामर्श संदर्भ ही किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति परामर्श सुप्रीम कोर्ट से भी लेती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकारी संस्था के रूप बन जाती है, और वहां सलाह एक परिभाषा से हो सकती है, एक सही न्याय से होती है, जो सुप्रीम कोर्ट काम भी किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जब राष्ट्रपति किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आते हैं तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, और न ही सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने को बाध्य होते हैं। इस प्रकार से सरकार के तीन अंगों के बीच में संतुलन सिद्धांत प्रकार जो हो तो भारत की संवैधानिक राह मार्ग प्रशस्त होगा। यही बात आधार बनता है।